हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, रियल नंबर्स के बारे में देखा था। उसके बाद हम जो है सेकंड चैप्टर के अंदर सेकंड लेक्चर के अंदर हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था और हमने फंक्शन की डिफरेंट कैटेगरीज देखी थी कि पीस वाइज फंक्शन होते हैं हमारे पास। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिटेल में देखना है कि हमारे पास कौन-कौन सी टाइप्स हैं फंक्शन की। और उसके बाद जब हम डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हम देख आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जो है इक्वेशन को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। आइडेंटिफाइंग ऑफ फंक्शन के बाद हम जो है मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे कि एक फंक्शन के अंदर मैक्सिमा की वैल्यू क्या होती है, मिनिमा की वैल्यू क्या होती है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस क्या इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि फंक्शन से हम अपने पूरे सिस्टम को एक इक्वेशन की मदद से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो भी एक सिनेरियो है, जो भी आपका सिस्टम है, उसको आप डिफरेंट इक्वेशन या फंक्शन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके सिस्टम के ऊपर या आपके फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये है कि अब आपके पास इक्वेशन किस तरह की है और उन इक्वेशन का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो वो किस तरीके से बनेगा। तो इसी के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स बनती है फंक्शन की। देयर आर अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन कैलकुलस। तो कैलकुलस के अंदर हमारे पास इन सारे फंक्शंस का रोल है। हम इन सारे फंक्शंस को देखेंगे और वो हैं कौन कौन से फंक्शन हमारे पास है। एक है लीनियर फंक्शन, ठीक है, पावर फंक्शन, पोलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो इनमें से बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि आपने डेली लाइफ के अंदर या अपने प्रीवियस स्टडी के अंदर आपने स्टडी किए होंगे। इन चीज़ों को आप फेमिलियर भी होंगे। हम उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और कुछ नई चीज़ों को यहाँ पे स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है, जो फंक्शन है, वो है लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन हमारे पास सबसे बेसिक इक्वेशन होती है एक लाइन की इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपके पास इंटर के अंदर आप करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी ये बता रही थी कि आपकी इक्वेशन जो है एक लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपको याद हो हमारे पास लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में और कर्व में डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमारे पास इसका पावर के ऊपर होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्स की पावर जो है, एक्स की पावर इज इक्वल टू 1 होती है। एक्स की पावर स्क्वायर नहीं होगी, एक्स की पावर 0 नहीं होगी, एक्स की पावर माइनस में नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक्स की पावर इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन को आप जब भी प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बना के देगी आपको। इसी वजह से हम इस इक्वेशन को इक्वेशन लाइन इक्वेशन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं। तो फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी फॉर कांस्टेंट एम से अगर हम m को कांस्टेंट कर लें और b को भी कांस्टेंट कर लें तो इसको हम इस कॉल्ड लीनियर फंक्शन, ये एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। फिगर 1.34 शोज एन एरे ऑफ लाइंस। ठीक है, अब इसने यहाँ पे इस इक्वेशन को लाइंस कह दिया क्योंकि ये इक्वेशन एक लाइन जनरेट करेगी, एक लाइन बना के देती है आपको। वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वेयर बी इज इक्वल टू 0। अगर हम b को 0 सपोज कर लें, ठीक है, तब हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर बन गई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। So these lines pass through the origin. Constant function result when the slope m is equal to 0। अगर हम m को भी 0 कर लेंगे तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और अगर हम सिर्फ b को 0 करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से इसकी प्लॉटिंग बनती है। अब ये कैसे बनी इसको हम एक बार देख लेते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन, अगर आपने b को 0 कर लिया तो आपकी इक्वेशन होगी y ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स। अब आपकी वैल्यू डिपेंड करती है स्लोप के ऊपर, m की वैल्यू पे।
और आपकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्स के ऊपर। अगर आप एक्स को चेंज नहीं करते, सिर्फ स्लोप को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू 1/2x, तो आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर आप m की वैल्यू को 1/2 सपोज कर लें, उसके बाद x की वैल्यूज को चेंज करना शुरू कर दें 1 से लेके 10 तक, और फिर -1 से लेके -10 तक, तो आपके पास इस तरीके से एक लाइन बनेगी। ठीक है, अगर आप m की वैल्यू को 1 सपोज कर लें, तो आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x हो जाएगी। अब आप x की जो वैल्यू लेंगे उसके अगेंस्ट आपको y की एक वैल्यू मिलेगी, तो आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। m को अगर आप 2 सपोज करेंगे तो आपकी लाइन इस तरीके से बनती जाएगी। तो ये हमारे पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे वो एक स्ट्रेट लाइन आपको बनाकर देगी। माइनस रखने पे आपके पास इस साइड पे ये येलो कलर की लाइन शो कर रही है कि आपका जो y है वो माइनस में चला जाएगा, तो y जो है माइनस क्वाड्रेंट में शो हो रहा है। ये ग्राफ आपको कांस्टेंट फंक्शन बता रहा है। कांस्टेंट फंक्शन किस तरह से कि अब आपके पास f ऑफ x, अगर आप m को 0 सपोज कर लें, तब आपके पास वेरिएबल तो कोई है ही नहीं, भी आपको पता है कि कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास वेरिएबल ही 0 होगा, तब आपके पास ये फंक्शन जो है कांस्टेंट का फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट फंक्शन, कि जो आपके कांस्टेंट की वैल्यू होगी वही आपके फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब आप x की वैल्यू भले चेंज करते जाएं, क्योंकि अब x इसके ऊपर कोई इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, x तो इसके लिए 0 हो गया। क्योंकि m 0 है तो x की कोई भी वैल्यू आएगी तो वो 0 होती रहेगी, और यह फंक्शन हमेशा b के ऊपर ही एक स्ट्रेट लाइन बनाता रहेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और ये दोनों जो है लीनियर फंक्शन की टाइप्स में आते हैं आपके पास। इसके बाद सेकंड टाइप की बात करते हैं, पावर फंक्शन। अब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर a, x रेज टू द पावर a। अगर वेरिएबल के ऊपर एक पावर है तो उसको हम कहेंगे पावर फंक्शन। अब ये पावर 1 से ज़्यादा होगी तो पावर फंक्शन कहलाएगा। अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। वेयर a is constant is called a power function. There are several important cases to be considered. डिफरेंट केसेस से हमारा सिर्फ ये है कि अगर हम पावर को प्लस में लें और पावर को माइनस में लें तो हमारे पास इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला केस ये है कि a इज इक्वल टू n ए पॉजिटिव इंटीजर, कि a जो इसकी पावर है अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसके ऊपर हमारे पास उसकी इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। अब इस तरीके से ग्राफ कैसे बन रहे हैं कि हमारे पास हमने ये किया है कि एक बार हमने a को 1 सपोज किया है, तो आपको पता है जब आप a को 1 सपोज करोगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू x, क्योंकि हमने अभी देखा लीनियर इक्वेशन की टाइप, तो लीनियर इक्वेशन की आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद अगर आप इसकी पावर को 2 कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपके पास एक कर्व की इक्वेशन होती है। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकती, आपके पास कोई ना कोई कर्व बनेगी, कोई सर्कल बन सकता है, कोई पैराबोला बन सकता है, कोई भी कर्व हो सकती है। तो एक्स की पावर 2 के ऊपर आपके पास इस तरीके से एक पैराबोला की शेप बन रही है। ये शेप कैसे बन रही है? इस तरीके से बन रही है कि आपने पावर को 2 फिक्स कर दिया और आप एक्स की वैल्यूज को चेंज करना शुरू कर दें। 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9। इस तरीके से आपके पास ये प्लस के अंदर इस तरीके से राइज होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू को माइनस में लेते हैं -1 की पावर 2, वो भी आपके पास 1 हो जाएगा, तो -1 पे 1 मिलेगा। -2 की पावर 2, तो स्क्वायर स्क्वायर अब जिस माइनस को जीरो जो है वो प्लस कर देता है। आपको पता है कि -2 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 4 ही आएगा आपके पास, प्लस का 4 आएगा, तो -2 पे भी प्लस की वैल्यू आएंगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ दोनों साइडों पे एक पैराबोला की शेप बना रहा है। अगर आप पावर 3 लेते हैं और x की वैल्यू को 1 से 10 तक और -1 से -10 तक चेंज करते हैं, तो आपके पास इस तरीके से इसके ग्राफ बनेगा। तो इन ग्राफ्स को आप अगर प्लॉट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो पावर फंक्शन क्या है? आपका जो फंक्शन है वो पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी पावर जो है आपके फंक्शन को जनरेट कर रही है, आपके फंक्शन क्रिएट कर रही है। तो ये दूसरी एग्जांपल में हमने अब पावर जो है उसको माइनस पे रख दिया। सही है, पहले पे हमने क्या कहा था कि a हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है
अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा ए जो -1 या -2 हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो अगर आपकी पावर माइनस होगी तो उसके ऊपर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तो ये आंसर आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा होगा। अगर आप एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर इस तरीके से आपकी कर्व आएगी और नेगेटिव में इस तरीके से आपकी कर्व बन रही होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड टाइप आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की। फंक्शन पी इज अ पॉलिनोमियल इफ, ये पॉलिनोमियल से पहले ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी इक्वेशन हैं अभी तक हमने जो देखे वो सारी पॉलिनोमियल के उसमें लाई करती हैं। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास नॉर्मली एक ये चीज़ होती है कि हमने इसके डिफरेंट नाम होते हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक जो है टर्म होगी आपकी इक्वेशन में। उसके बाद अगर आपके इक्वेशन में 2 टर्म है तो आप उसको बायनोमियल कहते हैं, और अगर आपके इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं या इससे ज़्यादा हैं तो उसको आप पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमारी अभी ये पावर इक्वेशन जो है ये भी पॉलिनोमियल, ये आप कह सकते हैं कि आपकी मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म मौजूद है। और अगर आप इसको देखें तो इसमें आपके पास 2 टर्म मौजूद हैं तो इसको आप बायनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब कि आपके पास इस तरीके से बहुत सारी टर्म होंगी, जैसे कि आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है कि ए एन से लेकर एन तक बहुत सारी टर्म्स हैं आपके पास। तो इन टर्म्स की वजह से ये 1 2 3 ये प्लस टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास प्लस या माइनस का सिंबल होगा बीच में। दो वैल्यूज के बीच में अगर प्लस या माइनस आ जाएगा तो आप उन दोनों को अलग अलग टर्म कंसिडर करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट में लिखी है तो वो एक ही टर्म बनेंगे, जैसे ये एन और एक्स एन जो एक ही टर्म है। प्लस के बाद अब ये दूसरी टर्म स्टार्ट होगी, इस प्लस के बाद तीसरी टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास इसकी डिग्री होती है। डिग्री जो है वो डिपेंड करती है आपके पास कि उसकी पावर क्या है, वेरिएबल की पावर। जैसे यहाँ पे x की पावर n है, अब n अगर आपके पास 1 है तो ये फर्स्ट डिग्री कहलाएगी। अगर इस n की मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो ये सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। और अगर इस n की मैक्सिमम पावर 3 है, पूरी इक्वेशन के अंदर 3 से बड़ी वैल्यू नहीं है, 3 से बड़ी पावर नहीं है x की, तो आप उसको क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है is called the degree of polynomial if the leading coefficient। सही है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, x की जो सबसे बड़ी पावर होगी, अगर उसको हम देखें तो वहाँ से हम उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यूजुअली रिटन एज, अगर ये हमारे पास डिग्री 2 की इक्वेशन है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये 3 टर्म है, पॉलिनोमियल है और हमारे पास मैक्सिमम पावर x की 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को देखें, एक्स की पावर क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये भी पॉलिनोमियल है और इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। अब हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे हमारे पास ये प्लॉट बनाए हुए हैं, तो ये एक इक्वेशन है और ये कौन सी है, क्यूबिक फंक्शन की है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसको हम प्लॉट अगर करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो इसकी वेव या इसकी जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। कैसे बन रहा है कि आपने जो है x की वैल्यूज को चेंज करना है, 0 से 10 तक चेंज कर लें और 0 टू -10 तक चेंज कर लें। ये ग्राफ आपको वैल्यूज बता रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये 0 टू 4 और 0 टू -4 के दरमियान प्लॉट है। मतलब कि आपने x की वैल्यूज जो हैं वो 0 से 4 तक ली हैं और फिर नेगेटिव के अंदर आप -4 तक की वैल्यूज लेंगे तो आपको y की जो वैल्यूज मिलेंगी उनकी मदद से आप इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। ये एक और पॉलिनोमियल है जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस टर्म की पावर 4 आ रही है और इसकी पावर 3 आ रही है। तो x की मैक्सिमम पावर आपके पास यहाँ पर जो है 7 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप से देखें तो अगर आप इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो x की पावर 4 यहाँ से मैक्सिमम है और x की पावर 3 यहाँ से मैक्सिमम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 7 हो जाएगा। तो ये 7th डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास। इसके अंदर भी अगर आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, आप फार्मूला ओपन नहीं करें, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करें, जीरो पुट करके देखें आंसर क्या आ रहा है, तो उसको प्लॉट करने के लिए एक डॉट लगा दें अपने पास। 1 पे वैल्यूज निकालें, उसके लिए एक डॉट लगा दें, बाद में आप उन सारे डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो यही शेप बनेगी। अब आपके पास अगर आप वैल्यूज 1 और 2 लेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल जो है आपको समझ नहीं आएगा। इसके अंदर ये जो छोटी सी कर्व ये बता रही है कि आपने बहुत कम डिफरेंस रखा है। आप 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 करते करते 2 तक आए हैं। तो जितनी ज़्यादा आप पॉइंट्स लोगे, जितनी ज़्यादा आपके पास वैल्यूज होंगी, उतना ज़्यादा आपका ग्राफ एक्यूरेट बनता है। अगर आप अगर आप जो है कम वैल्यूज के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपके पास उनके अंदर इस तरीके से स्मूथनेस नहीं होगी। वो आपके पास कुछ उनके अंदर कॉर्नर से बने हुए नजर आ रहे होंगे आपको। अलजेब्रिक फंक्शन, an algebraic function is a function constructed from polynomial using algebraic operation, addition, subtraction, multiplication, division and taking roots। ठीक है कि पोलिनोमियल जो फंक्शन है, जो हमने अभी एक लाइन क्वेश्चन देखी थी, उसी को हम जो है अगर उसके साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर लें, दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं कि हमने पोलिनोमियल्स के ऊपर अपने अलजेब्रिक के ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, मतलब ये क्यूबिक रूट है, और इंटू एक्स माइनस 4, ये दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो है आपके पास मोनोमियल है, सिंगल वैल्यू है, ये आपके पास जो है बाइनोमियल है, दो टर्म रखता है। तो इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये अलजेब्रिक फंक्शन में लाई करता है। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे पॉलिनोमियल में तो लाई करते ही हैं। इसके अलावा वो आपके पास उसकी डिफरेंट टाइप है। अब ये आपका अगर आप पूछा जाए कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल की फैमिली से हैं। तो ये जो है अगर इसका आप कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करें या इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना के दे देगा आपको। लेकिन इसके अलावा ये दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो आप इसको अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। रैशनल फंक्शन जैसे रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर हमारे पास ये होता है कि दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, उनके दरम्यान में फ्रैक्शन होती है। तो इसी तरीके से अगर दो फंक्शन हो और उनको आप फ्रैक्शन में लिखें, तो ये तो आपस में पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में है, तो उसको आप जो रैशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, A rational function is a quotient or ratio of two polynomial। दो polynomial का रेशियो है या quotient है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये ऊपर हमारे पास एक बाइनोमियल की इक्वेशन है, यहाँ पर भी हमारे पास एक बाइनोमियल की इक्वेशन है, दोनों आपस में डिवाइड हो रही है। तो इसको हमने रैशनल नंबर का नाम दिया है। डोमेन इसकी -4/7 क्यों होगी? डोमेन और रेंज हम जो है लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, आप उसको रिवाइज कर लेंगे कि इसकी रेंज 4/7 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती। प्लॉटिंग की बात करें, जैसे हमने ये ग्राफ देखा था, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो इसकी प्लॉटिंग हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। तो ये अब हमारे पास इसके लिए डिफरेंट सिस्टम है। हम यहाँ पे अभी 4 ग्राफ बनाए हुए हैं। ये 4 ग्राफ ये बता रहे हैं कि अगर आप इन चारों टर्म को अलग अलग प्लॉट करोगे तो आपके पास ये 4 ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये कर्व की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ये जो कर्व आ रहा है ये ब्लू कलर में, ये आपके पास इस ऊपर वाली इक्वेशन की वजह से आ रहा है। और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, अब मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चल रहा है कि भाई इस पे स्क्वायर है। ठीक, और हमने पावर फंक्शन के अंदर देखा था कि स्क्वायर का जो कर्व है वो कुछ इसी शेप का था, इसी तरह की कर्व उसके अंदर में नजर आ रही थी। जो नीचे वाली इक्वेशन इसको देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन ही है, इसके अंदर x की पावर 1 है, और लीनियर इक्वेशन का हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे ये दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है रेडिश टाइप के कलर की, तो ये हमारे पास इस नीचे वाले फंक्शन की वजह से ये दो लाइंस बन रही हैं। ठीक है,
तो अगर इन दो को डिवाइड करेंगे तो एक कोई नया आपके पास ग्राफ बन जाएगा जो कि इन चारों का कोई मिक्सचर होगा आपके पास। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू ये मौजूद है, सही है। इसका ग्राफ हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। एक और वैल्यू हमारे पास ये है, इसका ग्राफ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। ये लाइन y इज इक्वल टू 5/3, सही है। 5/3 लाइन कब मिल रही है? जब आप x की वैल्यू को 0 सपोज करते हैं। अगर आप x को 0 सपोज करेंगे तो आपके पास 3/2 मिलेगा आपको, 5/3 नहीं मिलेगा। यहाँ पर शायद मिस्टेक है, क्योंकि x 0 से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सिर्फ -3 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा और 2 बचेगा। तो -3/2 आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, एक कांस्टेंट फंक्शन के तौर पे। रेशनल फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तुम्हारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो इनके ग्राफ हमारे पास इसी तरीके से प्लॉट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। अब अगर 0 पे देखें तो साइन का जो फंक्शन है वो 0 के ऊपर 0 होगा, और आपके पास 180 पे आके 0 होगा और 90 पे 0 होगा। ठीक है, 0 पे भी 0 है, 90 पे भी 0 है और 180 पे भी 0 है। इसके अगेंस्ट अगर cos को देखें तो cos का ग्राफ 0 के ऊपर 1 वैल्यू देगा, 90 पे भी -1 देगा 90 के ऊपर, और 180 के ऊपर भी +1 की वैल्यू देगा। तो इन दोनों के ग्राफ में सिर्फ इनका यही डिफरेंस है कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अलग हो जाता है। ये 0 पे 0 होते हैं और ये 0 के ऊपर मैक्सिमम 1 देता है आपको। बाकी इनकी शेप बिल्कुल सेम होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने डिफरेंट जगहों पे सुना होगा कि एक्सपोनेंशियली राइज हो गया। अक्सर हम फिजिक्स के अंदर भी इस तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल राइजिंग फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x। पावर फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल में छोटा सा डिफरेंस यही है कि पावर फंक्शन में जो वेरिएबल था उसकी पावर होती थी कोई एक कांस्टेंट नंबर, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एज अ पावर यूज हो रहा है। एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी पावर एक वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नॉर्मली हम इसको e की पावर x लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास हमेशा इस तरीके से ही ड्रॉ होगा। ठीक है, प्लस की वैल्यू इस पे इस तरीके से ड्रॉ होगा, माइनस की वैल्यू इस पे से ड्रॉ होगा, और जीरो के ऊपर ये जीरो की तरफ कभी जाता नहीं है। इसका आंसर कभी जीरो आएगा नहीं। इस फंक्शन पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो को टच नहीं करता। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट होता है। तो ये हम अक्सर मैथ के अंदर लॉग को कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं और एक्सपोनेंट को खत्म करने के लिए लॉगरिथम को यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपके पास ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है आपका। ठीक है, अगर आपका एक्सेस यहाँ पे हो तो आप इसको ये कह सकते हो कि पहले आपके पास ये ग्रोथ थी, मतलब कि आपके पास आपकी कंपनी की सेल यहाँ इस लेवल तक थी, फिर वो एक्सपोनेंशियली डाउन होते हुए जीरो की तरफ जा रही है। और ये अगर आप इसको राइजिंग कहें तो आपने इनिशियल बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपकी सेल इतनी थी और एक्सपोनेंशियली राइज करते हुए आपकी सेल अब इस लेवल तक आ चुकी है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इसका अपोजिट है हमारे पास, कि जब आपके पास अगर ये इक्वेशन इस तरीके से बनी हुई है तो इसका अपोजिट क्या होगा कि ये आपके पास डाउनवर्ड चली जाएगी। जैसे यहाँ पे है आपके पास, ये यूँ समझ लें कि अगर वो पॉजिटिव में आपके पास ग्राफ बना रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्राफ बना के आपको शो करेगा। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, दीज आर फंक्शन दैट आर नॉट अलजेब्रिक। सही, अब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस का कम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से? दे में इंक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, exponential function and logarithmic function, and many other functions as well, such as hyperbolic function, etc. तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस का कम्बिनेशन होता है, और इसकी एक एग्जांपल आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे शो की हुई है। इसको नॉर्मली हम जो है इससे शो करते हैं, जैसे आपने कोई केबल हैंग की होती है तो पोल के ऊपर, तो इसका ग्राफ अक्सर इसी तरीके से शो किया जाता है। आइडेंटिफाइंग फंक्शन, ठीक है, तो अभी तक हमने जितने फंक्शन स्टडी किए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे और आइडिया लगा लेंगे कि कौन से फंक्शन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। Example 1, identify each function given here is one of the type of function we have discussed, ठीक है। keep in mind that some function can fall into more than one category, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है और इसके अलावा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज बोथ अ पावर फंक्शन एंड अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। तो जितने भी फंक्शन है वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन तो होते ही हैं, इसके अलावा वो कौन सा फंक्शन हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास पहला जो पार्ट ए है उसके अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 5। अब हमने जो फंक्शन स्टडी किए थे इससे पहले, अब हमने ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। ये इक्वेशन हमें कौन सा फंक्शन बता रही है। तो पावर फंक्शन को देखें तो पावर फंक्शन तो इस तरह का नहीं था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इस तरीके से नहीं है, हमारे पास लॉगरिथम का फंक्शन भी नहीं है। तो और अगर हम अर्थमेट हमारे पास जो अलजेब्रिक फंक्शन थे उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये चीज़ हमारे पास उस फॉर्म में भी नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, दिस इक्वेशन दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो ये एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 5 है। 5 हमें इसके पावर से पता चलता है। बी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 रेज़ टू द पावर एक्स, ठीक है। तो अब हमें ये जो पार्ट बी है ये कौन सा फंक्शन है इसको भी हम रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास इस फॉर्म में जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल में और पावर में हमारे पास फ़र्क सिर्फ इसके वेरिएबल का है कि अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर हो तो वो पावर फंक्शन, और अगर वेरिएबल हो एज अ पावर किसी नंबर के ऊपर हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जी एक्स इज इक्वल टू 7 रेज़ टू द पावर एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 7। तो ये बेस 7 मतलब इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो नंबर है वो 7 और इसकी पावर x है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पार्ट सी को देखें, एच ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर -7। तो ये हमारे पास एक पावर फंक्शन है क्योंकि वेरिएबल जी है और जी की हमारे पास एक पावर गिवन है जो कि कांस्टेंट नंबर है। तो पार्ट सी जो है इज अ पावर फंक्शन, द वेरिएबल जी इज द बेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो बेस है जो कि हमारे पास जी है। y ऑफ t इज इक्वल टू साइन t माइनस पाई बाई 4। तो इस साइन का फंक्शन आ गया, तो हमें पता है कि साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो पार्ट डी इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं, क्वेश्चन को देख के हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन का आइडिया लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इसका प्लॉट जो है हम उसका आइडिया लगा लेंगे कि इसका प्लॉट किस तरीके से कन्फिगर होगा या इसके प्लॉट की शेप क्या होगी। कंबाइनिंग फंक्शन हमारा नया टॉपिक। अब कंबाइनिंग फंक्शन जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, मतलब कि हम जो है दो डिफरेंट फंक्शंस को प्लस भी कर सकते हैं, उनको माइनस भी कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। लाइक नंबर्स फंक्शन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू फंक्शन। और जब हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें एक न्यू फंक्शन मिल जाएगा। इसके एग्जांपल हमने अपने पास अरिथमेटिक फंक्शन के अंदर देखी थी, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर, कि हमने दो डिफरेंट फंक्शन को डिवाइड किया था तो हमें एक और नया फंक्शन की मदद से मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कंबाइनिंग, हम डिफरेंट फंक्शन को आपस में सम भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसको लिखते किस तरीके से उसके नोटेशन बताई हुई है यहाँ पर।
जैसे अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, सही है, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सही, अगर आपने दो डिफरेंट फंक्शन को प्लस करना है तो आप इस तरीके से उनको प्लस करोगे कि एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करो, एफ ऑफ जी कैलकुलेट करो और उनको ऐड कर लो। ठीक है, या फिर एफ और जी जो आपके पास फंक्शन है इटसेल्फ, उनको आप डायरेक्ट कर नहीं सकते। सबसे पहले आपको यही करना होगा कि एफ ऑफ एक्स निकालोगे, जी ऑफ एक्स निकालोगे, फिर आप प्लस करोगे। माइनस में भी ऐसा ही है कि आप पहले एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लोगे, फिर इन दोनों को माइनस कर लोगे आपस में, तो आपके पास एक न्यू फंक्शन बन जाएगा। मल्टीप्लाई, अगर दो डिफरेंट फंक्शन है एफ और जी, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। डिवाइड में क्या होगा, जैसे हमने अपने अलजेब्रिक फंक्शन में देखा था कि एफ डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर यही लिखा है, नोटिस दैट द प्लस साइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है, ये बता रहा है कि ये दो फंक्शन है जिनको हमने प्लस करना है। इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है, वेयर इज द प्लस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन मीन एडिशन ऑफ द रियल नंबर्स एफ एक्स एंड जी एक्स। अब एफ एक्स एक कोई आपको वैल्यूज आएंगी एफ एक्स की, आप एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा, एक रियल नंबर मिल जाएगा। और जी ऑफ एक्स में भी आपको जब एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा, तो आप उन रियल नंबर्स को ऐड करते हो। तो ये आपके फंक्शन की एडिशन बता रहा है, और ये आपको ये बता रहा है कि उस फंक्शन के ऊपर जो आपके रियल वैल्यूज हैं उनको आपस में एडिशन होगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से माइनस में भी होगा, मल्टीप्लाई में भी होगा, कि यहाँ पे अलग अलग करके शो करने का मतलब ये है कि दो अलग अलग रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपको एक न्यू फंक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल वन, कंबाइनिंग फंक्शन अलजेब्रिकली। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, द फंक्शन डिफाइंड बाय द फार्मूलाज। दो हमें फंक्शन दिए हुए हैं, एक हमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और दूसरा फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हैव डोमेन 0 टू इन्फिनिटी, डी ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है, एंड डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। और जो दूसरा फंक्शन जी है एक्स है, वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 1 एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, इसका मतलब ये है कि इनका जो न्यू फंक्शन बनेगा, सही है, तो उसकी डोमेन या उसकी जो रेंज होगी वो आपके पास 0 टू 1 होगी। 0 टू 1 क्यों होगी, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट करता है और माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट है, जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, कि जो दोनों में कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट हमारे पास 0 और 1 है। ठीक है, 1 इसमें भी है, और 0 टू इन्फिनिटी में भी 0 1 2 3 आ गया, तो 1 यहाँ पर भी है। इसके अलावा माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक जा रहे हैं, तो 0 और 1, 0 और 1, तो ये 0 और 1 हमारे पास दोनों में सेम पॉइंट्स है। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ये फंक्शन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो हम जो इनको एडिशन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन आपस में ऐड हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एफ प्लस जी इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शंस को ऐड करना है तो रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो हम जो है अब x की वैल्यू 0 और 1 पुट कर सकते हैं। तो एक बार हम 0 पुट करके देखेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक हमारा ग्राफ का एक पॉइंट बन जाएगा। 1 के ऊपर एक और वैल्यू आएगी, 1 के ऊपर रूट 1 1 होता है हमारे पास, और प्लस 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 रूट 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमें जो है 1 और 1 ही मिलेगा। ठीक है, जब पहले आप 0 पुट करोगे दोनों जगहों पे, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और सिर्फ यहाँ से 1 आएगा। जब आप 1 पुट करते हो तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा और यहाँ से 0 मिलेगा, तो आपका जो आंसर है वो 1 ही होगा दोनों केस में। तो आपको जो है ये समझ लें कि आपको एक पॉइंट ही मिल रहा है 1 के ऊपर। माइनस करेंगे तो आप इन दोनों के वैल्यूज़ को माइनस करोगे आपस में। मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसी तरीके से होगा कि दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। इसको इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि अब अंडर रूट हैं दोनों चीज़ें, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। और डिवाइड में इन दोनों को हम सिंगल रूट के अंदर डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए
फेमिलियर है, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले भी। प्लॉटिंग की बात कर लेते हैं कि प्लॉटिंग किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है सिर्फ उसका बेसिक आपको आइडिया दे रहा है कि आपके पास अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो अगर आप इन दो को ऐड करते हो तो आपके पास एक तीसरा फंक्शन बन जाएगा जिसको हम एफ प्लस जी ऑफ एक्स कहेंगे। और यहाँ पे हमने जो है एक के ऊपर इनको बनाया कि एफ ऑफ ए, ये हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया कि इसके ऊपर अगर ये फंक्शन इस तरीके से लाइन जनरेट करता है और जी इस तरीके से लाइन जनरेट करता है, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास न्यू फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब हमने जो क्वेश्चन एग्जांपल देखी थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो इसके ऊपर हमने अगर हम इनको इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं रूट एक्स को, तो इसका ग्राफ ये बनेगा हमारे पास ब्लू कलर की जो कर्व शो हो रही है हमारे पास। और अगर हम जी ऑफ एक्स को ड्रॉ करते हैं इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली, तो उसका जो प्लॉट है उस तरीके से बन रहा है हमारे पास। और अब ये क्या बता रहा है, अगर हम इन दो फंक्शंस को ऐड करेंगे तो इनका कर्व इस शेप में आ रहा होगा हमारे पास, मतलब कि 0 से लेके 1 तक। अभी जैसे मैंने बताया था कि ये जो न्यू फंक्शन होगा ये सिर्फ 0 to 1 तक ही चलेगा, क्योंकि इसके बाद के पॉइंट्स इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। तो 0 to 1 के अंदर ये प्लस के लिए इस तरीके से वेव बनेगी, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसी जगह पे इनको मल्टीप्लाई करके आपको शो करता है। ठीक है, क्लियर हो जाए बात। आप अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप इस ग्राफ को प्लॉट करके भी देख सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर टूल के अंदर, या मैनुअली भी आप प्लॉट कर सकते हैं। आपने प्लॉटिंग के लिए करना क्या है कि आपने 0 1/5 का मतलब 0.2, 2/5 का मतलब 0.4, तो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, इन 5 वैल्यूज़ के ऊपर आप इस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसी ही लाइन मिलेगी। इन्हीं 5 वैल्यूज़ के ऊपर अगर आप जी ऑफ एक्स बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से कर्व मिल रहा होगा। और इन्हीं 5 वैल्यूज़ के ऊपर अगर आप इन दोनों का रिजल्ट निकाल के उसको ऐड करोगे तो आपको इसी तरीके से एक शेप मिलेगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। कंबाइनिंग फंक्शन के हमने दो फंक्शंस को कंबाइन कर लिया है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन इज अनदर मेथड फॉर कंबाइनिंग फंक्शन। ठीक है, ये एक और मेथड है जिससे हम दो डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं। इसमें और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे चल के बताते हैं कि इसमें है क्या। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी आर फंक्शन, द कंपोजिट फंक्शन एफ कंपोज जी। एक तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, बीच में एक हम जो है हॉल बना देंगे इसको, एक हमारे पास हॉल की शेप हो गई है। ठीक है, एफ कंपोज जी is defined by f compose g is equal to f of g of x। तो इनके लिखने का मेथड और इनके सॉल्व करने के मेथड में थोड़ा सा फर्क है। ये कंबाइनर के अंदर हम f of x इंटू जी ऑफ एक्स लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये है कि f जो है वो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है, कंबाइंड फंक्शन है। तो अब ये अलग अलग दो फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के ऊपर f डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जी ऑफ एक्स जो है वो f का एक पार्ट होगा। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द डोमेन ऑफ एफ कंपोज जी कंसिस्ट ऑफ द नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ जी। ठीक है, आपको जो जी होंगी, जी के जो डोमेन होगा उसी से आपका एफ कंपोज जी का डोमेन बनेगा। फॉर विच जी एक्स लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो अगर आपको इसकी ये वर्डिंग यहाँ से थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो तो आप सिर्फ ये देख लें कि आपके पास ये जो जी ऑफ एक्स है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल सकते हो। जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था कि आप एफ ऑफ एक्स को एक्स निकाल दिया, जी ऑफ एक्स को एक्स निकाल दिया, फिर उनको अलग अलग ऐड कर लिया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे पहले आप जी ऑफ एक्स निकालोगे, फिर उस जी ऑफ एक्स के ऊपर आप दोबारा से एफ ऑफ एक्स अप्लाई करोगे। अगर मैं इसकी डायग्राम दिखाऊं तो शायद आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास डायग्राम है कि एक्स एज ए इनपुट आपके पास वेरिएबल मौजूद है। तो सबसे पहले आप जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब एफ के लिए आपको जो है जी ऑफ एक्स एज ए इनपुट यूज़ करेंगे तो आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिलेगा। ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कंपोजिट फंक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो कंपोजिट में और कंबाइन में यही फ़र्क है कि कंबाइन में आप दो डिफरेंट फंक्शंस को अलग अलग उनकी रियल वैल्यूज़ निकाल के मल्टीप्लाई प्लस या ऐड करते हो, डिवाइड करते हो। और यहाँ पे आप पहले जो
आपका इनर फंक्शन उसको कैलकुलेट करोगे, फिर उसके ऊपर आप आउटर फंक्शन को कैलकुलेट करते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शंस के एग्जांपल है, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमा के पॉइंट्स हैं, और इसके बाद हमारी स्लाइड एंड हो जाएगी। तो बाउंडेड फंक्शन, इफ देयर इज अ कांस्टेंट m such that f of x less than m for all x in an interval we say that f is bounded। मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप इसको रीड खुद कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये सिर्फ ये बताया जा रहा है कि f ऑफ x अगर आपके पास एक फंक्शन हो और इसकी आपको जो है बाउंड्री या लिमिट दी जाए, तो आप उससे ये चेक कर सकते हो कि आपका फंक्शन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है। तो जो मैक्सिमम इसका पॉइंट होगा उसको आप अपर बाउंड कहेंगे, और जो मिनिमम पॉइंट होगा उसको आप लोअर बाउंड कहेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन एम, कि आपका वो फंक्शन जो एम से लेस हो या उसके इक्वल हो, उससे ज़्यादा ना हो, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे अपर बाउंड। और जिस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा उसको हम कहेंगे लोअर बाउंड। और अगर आपका फंक्शन इस तरीके से लिखा हो कि उसका लोअर बाउंड भी गिवन हो और अपर बाउंड भी गिवन हो, तो उसको आप कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर फंक्शन इसी तरीके से डिफाइन होते हैं। हमने अभी तक जितने एग्जांपल किए उनमें इसी तरीके से बाउंड्री दी होती थी हमारे पास, तो सारे बाउंडेड फंक्शन कहलाते हैं। एक एग्जांपल है, इसमें हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड को हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स इज बाउंडेड इन -1 लेस एंड इक्वल टू एक्स लेस एंड इक्वल टू 1। तो अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो हमारे पास इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड बन जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम x की मैक्सिमम वैल्यू +1 डाल सकते हैं यहाँ पर। ये x लेस एंड इक्वल टू 1, इसका मतलब कि x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हम मैक्सिमम 1 डालते हैं इस इक्वेशन में तो हमें 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये 4 जो है हमारे पास अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड्री है हमारे फंक्शन की, इससे ऊपर हमारा फंक्शन नहीं जाएगा। और लोअर बाउंड्री के लिए अगर हम -1 को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, तो 3 - 1 2 मिल जाएगा, तो 2 हमारी लोअर बाउंड्री बन जाएगी, लोअर बाउंड कहलाएगा। क्लियर होगी आपको। सेकंड एग्जांपल भी इसी तरीके से है। सेकंड एग्जांपल में क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज नॉट बाउंडेड इन 0 लेस देन x लेस देन 4। तो ये बाउंडेड लिखा है कि ये बाउंडेड है इनके अंदर, और इसमें ये लिखा है कि ये बाउंडेड नहीं है इस रेंज के अंदर। मतलब 0 और 4 के दरमियान ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अलावा ये एग्जिस्ट करता है। तो अब इसका जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे कि 4 के ऊपर अब आपको लोअर वैल्यू मिलेगी और 0 के ऊपर आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0 और 4 के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता ये। तो 4 से बड़ी वैल्यूज पे ये काम करेगा, और इसके अलावा 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यूज को मतलब माइनस की वैल्यूज पे ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपको बताया गया होगा, बाय चूजिंग एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू 0। ठीक है, हम एक और चीज़ इसके अंदर हम इस 0 एक्स को 0 सपोज नहीं कर सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में एक्स मौजूद है। तो अगर आपका फंक्शन डिवाइड में है तो आप इसको अगर 0 लोगे तो आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमने अपने ग्राफ के अंदर इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ को ऐड नहीं करना, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 0 या क्लोज टू 0 नहीं होगी। सो देयर इज नो अपर बाउंड, तो हमें जब 0 के करीब हम वैल्यू रख नहीं सकते तो हमारे पास अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और हाउएवर लोअर बाउंड अब हमें ये 1/4 है, अगर हम 4 एटलीस्ट पुट कर सकते हैं, 4 से छोटी वैल्यू नहीं डाल सकते, तो 4 के ऊपर हमें 1/4 मिलेगा, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड कहलाएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है, सही है। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक रिलेटिव मैक्सिमम है और एक रिलेटिव मिनिमम है, दो टर्म्स हैं। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ये दो टर्म और भी हैं। तो इन चार टर्म्स के अंदर छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं इन्वर्टिंग बता देता हूँ। आप डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर लिखी हुई है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम आपके जो हैं दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स की बात हो रही है, सही है। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप तीसरा पॉइंट रखें, जैसे यहाँ लिखा है
इफ देयर एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए एंड बी के दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी containing C such that के उनके दरमियान एक और पॉइंट है C और वो ऐसा हो कि उस C के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम आ जाए इन दोनों से। ए पे भी बिग वैल्यू आ रही है, बी के ऊपर भी आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, सी पे छोटी वैल्यू आ रही है, तो सी आपका जो है सी पे अगर ग्रेटर आ जाए, सही मैक्सिमम का मतलब सी पे अगर ग्रेटर वैल्यू आ जाए तो वो रिलेटिव मैक्सिमम बन जाएगा, और अगर इन दो में वैल्यू ज़्यादा है और सी पे वैल्यू कम है तो वो रिलेटिव मिनिमम बन जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारा एक फंक्शन ए और बी पे हम कैलकुलेट करें और हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और अगर हम सी पे इसी फंक्शन को कैलकुलेट करें तो हमें एक और वैल्यू मिल जाएगी जो कि सी की वैल्यू कहलाएगी। तो अगर एफ ऑफ सी जो हमने कैलकुलेट किया था वो इन दोनों से ज़्यादा है तो वो रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएगा, और अगर कम है तो रिलेटिव मिनिमम कहलाएगा। तो रिलेटिव जो है वो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान की बात हो रही है, और अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट हमारे पूरे डोमेन की बात करें कि पूरा फंक्शन शुरू से लेके एंड तक उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है और मिनिमम पॉइंट क्या है। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर हमारा पूरा फंक्शन इससे ज़्यादा वैल्यू ना हासिल कर सके, या ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमारे पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो, और एक ऐसा पॉइंट जिस पे सबसे मिनिमम वैल्यू हो, वो हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम बन जाएंगे। तो ये ग्राफ के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। या आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट मिनिमम वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू है। यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे है, तो ये लोएस्ट एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप पूरी डोमेन के अंदर से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालोगे, और रिलेटिव का मतलब आप कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को देखते हो। अगर इन दो पॉइंट्स को देखें, इन दो में वैल्यू ज़्यादा है, थर्ड इनके बीच में जो पॉइंट है उस पर कम है, तो जो छोटी वैल्यू वाला पॉइंट है उसको रिलेटिव मिनिमम कहेंगे, और जिन पे ज़्यादा है वो मैक्सिमम कहलाएगा। अगर इन दो पॉइंट्स को देखें तो इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू कम है और इस थर्ड पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएगा। तो आप कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इन दो के पॉइंट बीच में चेक कर लिया, इन दो पॉइंट्स के बीच में देखोगे तो ये आपको मैक्सिमम मिल रहा है, इन दो पॉइंट के बीच में देखें तो ये मिनिमम मिल रहा है आपको। इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम अपने फंक्शन का बता सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इसको हम डिटेल में अपने लेक्चर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लिमिट्स का, जिसको हम अपने लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। लिमिट्स है क्या इन मैथमेटिक्स? द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि हम कैलकुलस में यूज़ करते हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपने फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लें। ठीक है, कि हमारा फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। द नोशन ऑफ अ लिमिट हैज़ मैनी एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो इन चीज़ों को हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में दोबारा से स्टडी करेंगे। तो आपके लिए आज का यही है कि आप इस लेक्चर को सुने, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ऑनलाइन सेक्शन के अंदर हमारे जो ऑनलाइन क्लास होगी इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।